मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही जहन में एकदम भव्य इमारतें, आलीशान दरबार और एक लंबा, काफी पेचीदा इतिहास घूमने लगता है। ताजमहल की छवि तो जैसे आंखों के सामने तैर जाती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इस सारी चमक दमक के पीछे कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कौन सा सिस्टम काम कर रहा था, कैसी कला पनप रही थी, और कौन से वो मोड़ थे जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की किस्मत तय की? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, हम उनमें थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हम मुगल प्रशासन की रीढ़ मानी जाने वाली दैसाला और मनसबदारी प्रणालियों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। साथ ही अकबर की जो वो अनोखी धार्मिक सोच थी, दीन इलाही और सुलह ए कुल की नीति, उस पर भी एक नजर डालेंगे। और हाँ, कला और वास्तुकला के उस सुनहरे दौर को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। जहांगीर के समय की वो बारीक चित्रकारी से लेकर शाहजहां के दौर की वो इमारतें जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया, और पानीपत जैसी वो लड़ाइयाँ, उनके नतीजों पर भी गौर करेंगे जिन्होंने इस साम्राज्य की कहानी को मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा इरादा ये है कि इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारियां और दिलचस्प पहलू हैं, उन्हें निकालकर पेश करें ताकि मुगल दौर की एक साफ और गहरी तस्वीर बन सके। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मध्य एशिया की फरगना वादी से आए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, शिकस्त दी, हाँ, और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक पल था। बिल्कुल। और बाबर की जो शुरुआती कामयाबियां थीं, उनके पीछे असल में उनकी सेना की एकजुटता, उनकी तेजी से चलने की काबिलियत और सबसे जरूरी तोपखाने का बेहतरीन इस्तेमाल था। अच्छा, तोपखाना। हाँ, उन्होंने तुलुग-मा युद्ध नीति अपनाई। इसमें क्या होता था कि सेना के दाएं और बाएं हिस्से दुश्मन को किनारों से घूमकर पीछे से घेर लेते थे, और साथ ही तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। इसमें तोपों को गाड़ियों के पीछे छिपाकर दुश्मन पर एकदम से हमला किया जाता था। अच्छा। उनके दो जो प्रमुख तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, वो इस जीत में बहुत मददगार साबित हुए। हाँ, बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं शासक बने, लेकिन उनका दौर तो काफी उथल-पुथल भरा रहा लगता है। हाँ, काफी। उन्हें 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई कहते हैं, उसमें पश्तून शासक शेरशाह सूरी के हाथों हार झेलनी पड़ी और भारत छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, हुमायूं का जीवन सच में संघर्षों से भरा था। वो लगभग 15 साल भटकते रहे। फिर 1555 में जब शेरशाह सूरी के वारिस थोड़े कमजोर पड़ गए थे, तब वो दिल्ली की गद्दी वापस पाने में सफल हुए। अच्छा, 15 साल बाद। जी। लेकिन अफसोस, कुछ ही महीने बाद दिल्ली में अपने पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। ओह। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब महज 13 साल की उम्र में हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह बने। बिल्कुल। और यहीं से मुगल साम्राज्य का असल विस्तार और उसकी नींव का मजबूत होना शुरू होता है। अकबर ने न सिर्फ साम्राज्य फैलाया, बल्कि उसे चलाने के लिए एक बहुत ही ठोस प्रशासनिक ढांचा भी खड़ा किया। और इसमें सबसे अहम थी मनसबदारी प्रणाली, जिसे अकबर ने करीब 1571 में शुरू किया था। मनसबदारी, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। ये व्यवस्था असल में थी क्या, और इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता था? देखिए, मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पद या दर्जा, रैंक कह लीजिए। ये दरअसल प्रशासन और सेना को मिलाकर बनाई गई एक रैंकिंग व्यवस्था थी। अच्छा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। अधिकारियों को, जिन्हें मनसबदार कहते थे, उनकी काबिलियत और सेवा के आधार पर एक मनसब दिया जाता था। यही मनसब तय करता था कि उनका ओहदा क्या है, उन्हें तनख्वाह कितनी मिलेगी और उन्हें कितने सैनिक, खासकर घुड़सवार यानी सवार, अपने पास रखने होंगे। ये साम्राज्य के हर बड़े अधिकारी पर लागू होती थी। तो ये रैंक किस आधार पर दिए जाते थे? क्या इसके भी अलग अलग हिस्से थे? मतलब कैसे तय होता था? हाँ, इसके दो मुख्य हिस्से होते थे, जात और सवार। जात रैंक से अधिकारी का व्यक्तिगत पद, दरबार में उसकी हैसियत और उसका वेतन, ये सब तय होता था। ओके। और सवार रैंक ये तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं, रखने जरूरी है। अच्छा। मनसबदारों की भर्ती आमतौर पर मीर बख्शी, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, या दूसरे बड़े अमीरों की सिफारिश पर होती थी। लेकिन किसी को नियुक्त करने या हटाने का आखिरी फैसला वो सिर्फ बादशाह के हाथ में होता था। और तनख्वाह का क्या इंतजाम था? नकद मिलती थी या कुछ और? वेतन दो तरीकों से मिलता था, या तो सीधे शाही खजाने से नकद
जिसे नकदी कहते थे, या फिर उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था जिसे जागीर कहते थे। जागीर, हाँ सुना है। हाँ, तो जिन मनसबदारों को जागीर मिलती थी वे जागीरदार कहलाते थे। ये जागीरदार अपनी जागीर से जो तय लगान होता था वो वसूलते थे और उसी से अपना वेतन और अपने सैनिकों का खर्च निकालते थे। अच्छा। और ये याद रखना जरूरी है कि अकबर के जमाने में ये व्यवस्था काफी हद तक योग्यता पर आधारित थी। मतलब पद बाप से बेटे को सीधे नहीं मिलता था, हेरिडिटरी नहीं था। तो क्या ये व्यवस्था अकबर के बाद भी वैसे ही चलती रही है, उसमें कुछ बदलाव भी आए? जाहिर है वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। हाँ, वक्त के साथ इसमें बदलाव जरूर आए। जहांगीर ने इसमें दु अस्पा सी अस्पा का नियम जोड़ा। दो अस्पा सी अस्पा, ये क्या था? इसका मतलब था कि कुछ खास मनसबदार अपना जात रैंक बढ़ाए बिना ही अपने तय सवार रैंक से 2 गुने या तिगुने सिया अस्पा सैनिक रख सकते थे। इससे उनकी सैन्य ताकत बढ़ जाती थी। अच्छा, ज्यादा सैनिक रख सकते थे। जी। फिर शाहजहां के आते आते साम्राज्य में थोड़ी जागीरें कम पड़ने लगीं। इसे जागीरदारी संकट का शुरुआती दौर कह सकते हैं। इस वजह से मनसबदारों के पास असल में जितने सवार होते थे वो अक्सर उनके कागजी रैंक से कम होते थे। वेतन भी अब ज्यादातर नकद और महीने के हिसाब से दिया जाने लगा। और औरंगजेब, उनके लंबे शासनकाल का इस पर क्या असर पड़ा? औरंगजेब के दौर में, खासकर दक्कन में जो सालों लंबे युद्ध चले, उनकी वजह से मनसबदारों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे जागीरों पर दबाव बेतहाशा बढ़ गया, पूरी व्यवस्था पर बोझ आ गया और उसमें भ्रष्टाचार भी पनपने लगा। ये आगे चलकर साम्राज्य के कमजोर होने की एक बड़ी वजह बना। प्रशासन की बात चल रही है तो जमीन से मिलने वाले लगान का इंतजाम वो भी बहुत अहम रहा होगा। दहसाला प्रणाली का नाम अक्सर सुनने में आता है। बिल्कुल, ये भी अकबर के ही दौर की एक बड़ी देन है। इसे उनके काबिल वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने 1580 में लागू किया था। राजा टोडरमल, हाँ। दहसाला का मतलब ही है 10 साल का। इस व्यवस्था में किसी इलाके में पिछले 10 सालों की औसत पैदावार और उस दौरान रहे औसत बाजार भाव के आधार पर जमीन का लगान तय किया जाता था। अच्छा, पिछले 10 साल का एवरेज। तो ये काम कैसे करती थी? क्या इससे किसानों को कुछ फायदा हुआ? होता ये था कि पहले 10 साल की औसत पैदावार का हिसाब लगाया जाता था। फिर उस औसत पैदावार का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा सरकार का हिस्सा माल माना जाता था। ठीक है। और इसे नकद रुपए में तय कर दिया जाता था। बाकी जो 2/3 हिस्सा था वो किसानों खराज के पास रहता था। तो इससे स्थिरता आई होगी। हाँ, इससे किसानों को पहले से पता होता था कि उन्हें कितना लगान देना है और सरकार को भी अंदाजा रहता था कि कितनी आमदनी होगी। तो व्यवस्था में एक स्थिरता आई। जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति और उस पर कितनी लगातार खेती होती है, इस आधार पर अलग अलग श्रेणियों में भी बांटा गया था। जैसे पोलज जमीन, जिस पर हर साल खेती होती थी। परोती, जिसे उपजाऊ शक्ति वापस पाने के लिए 1-2 साल खाली छोड़ा जाता था। चाचर, जो 3-4 साल खाली रहती थी। और बंजर जमीन, जिस पर 5 साल या उससे ज्यादा वक्त से खेती न हुई हो। अच्छा, हर जमीन के लिए अलग रेट? जी हाँ, हर तरह की जमीन के लिए लगान की दर अलग होती थी। और जमीन नापने का भी कोई खास तरीका अपनाया गया था? पहले तो शायद रस्सी इस्तेमाल होती थी। हाँ, पहले जमीन नापने के लिए रस्सी का इस्तेमाल होता था, जो मौसम के हिसाब से घट बढ़ सकती थी, जिससे नाप में गड़बड़ हो सकती थी। टोडरमल ने इसमें सुधार किया और लोहे के छल्लों से जुड़ी बांस की छड़ों, जिसे जरीब कहते थे, उसका इस्तेमाल शुरू करवाया। ओहो, जरीब। हाँ, इससे नाप ज्यादा सटीक होती थी। ये दोनों ही प्रणालियां मनसबदारी और दहसाला मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत मजबूत प्रशासनिक और माली आधार बनी, जो उसके फैलाव और इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए बेहद जरूरी थी। चलिए, अब प्रशासन से थोड़ा आगे बढ़कर अकबर की शख्सियत के एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, उनकी धार्मिक नीति। यह सुना है कि वे फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाकर उनसे चर्चा किया करते थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अकबर की धार्मिक मामलों में बहुत गहरी दिलचस्पी थी और उनकी सोच अपने समय के हिसाब से काफी अलग और आगे की थी। उनकी नीति का जो मूल मंत्र था वो था सुलह ए कुल। सुलह कुल? हाँ, जिसका मतलब है सबसे पूरी तरह शांति, या कह लीजिए पूर्ण सहिष्णुता। उनका मानना था कि सभी धर्मों का सार निचोड़ एक ही है, ईश्वर तक पहुंचना, भले ही रास्ते अलग अलग क्यों न हो।
इसी मिलीजुली सोच से प्रेरित होकर उन्होंने 1582 में दीन-ए-इलाही यानी ईश्वरीय आस्था नाम की एक नई विचार प्रणाली शुरू की। तो क्या इसे एक नया धर्म समझा जाए, मतलब एक नया रिलीजन था ये? इसे पूरी तरह से एक नया धर्म कहना शायद सही नहीं होगा। ये एक तरह की नैतिक संहिता, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट या जीवन जीने का तरीका ज्यादा था। अच्छा। इसमें कोशिश की गई थी कि अलग अलग धर्मों की जो अच्छी बातें हैं उनको शामिल किया जाए। जैसे इस्लाम से एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर में विश्वास, पारसी धर्म से सूर्य और अग्नि की पूजा का तत्व, उन्हें ईश्वर के प्रकाश और तेज का प्रतीक मानकर, और हिंदू व जैन धर्मों से अहिंसा का सिद्धांत। और इसमें क्या वर्जित था, क्या करने को कहा गया था? इसमें फिजूल खर्ची, घमंड और दूसरों की बुराई करने से मना किया गया था, और दया, सोच समझकर काम करने और इंद्रियों पर काबू रखने जैसे गुणों पर जोर दिया गया था। क्या इससे बहुत लोगों ने अपनाया था, या ये बस अकबर और उनके कुछ करीबियों तक ही सीमित रहा? मतलब पॉपुलर हुआ ये? नहीं, इसके मानने वाले बहुत ही कम थे। कहा जाता है कि अकबर के अलावा शायद सिर्फ राजा बीरबल और लगभग 19 दूसरे दरबारी ही इसके अनुयायी बने थे। सिर्फ 19? हाँ, बहुत कम। अकबर ने इसे किसी पर थोपा भी नहीं और नहीं इसे फैलाने के लिए कोई खास कोशिश की। ऐसा लगता है कि यह उनकी निजी आध्यात्मिक खोज का नतीजा ज्यादा था, ना कि एक संगठित धर्म बनाने का प्रयास। अकबर ने धार्मिक मेलजोल बढ़ाने के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए थे, जैसे कुछ टैक्स हटा देना, वो तीर्थ यात्रा कर वगैरह। बिल्कुल, उन्होंने हिंदू तीर्थ स्थानों जैसे मथुरा पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर यह कहकर खत्म कर दिया कि भाई जो लोग ईश्वर की पूजा करने आते हैं उन पर टैक्स लगाना गलत है। सही बात है। और इससे भी बड़ा कदम था 1564 में, यानी उनके गद्दी पर बैठने के 9वें साल गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर हटाना। हाँ, जजिया तो बहुत अहम था। बहुत अहम। ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि जजिया से सल्तनत को लाखों की आमदनी होती थी, लेकिन अकबर ने इसे धर्म के आधार पर भेदभाव माना। इसके अलावा वे जैन मुनि हीर विजयजी सूरी से बहुत प्रभावित थे, और उनके कहने पर अकबर ने साल में कुछ खास दिनों पर जानवरों और पक्षियों को मारने पर भी रोक लगा दी थी। कहते हैं खुद भी मांस खाना कम कर दिया था। अच्छा, सिक्कों पर अल्लाहू अकबर लिखवाने की बात भी आती है। इसका क्या मतलब था? क्या इसमें कोई छुपा हुआ मतलब था? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। अल्लाहू अकबर का आम मतलब तो है अल्लाह महान है जी, लेकिन इसका एक मतलब अकबर महान है भी निकल सकता है। तो ये शायद अकबर की बढ़ती ताकत और ईश्वर से उनके सीधे जुड़ाव को दिखाने का एक तरीका था, या फिर हो सकता है इसमें जानबूझकर दोनों मतलब शामिल किए गए थे। ये अकबर की जटिल धार्मिक और राजनीतिक सोच का एक उदाहरण है। अब रुख करते हैं उस चीज का जिसके लिए मुगल शायद दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं, उनकी शानदार कला और वास्तुकला। शुरुआत चित्रकला से करते हैं। जरूर। मुगल चित्रकला, खासकर उसके छोटे आकार के चित्र जिन्हें लघु चित्र या मिनिएचर्स कहते हैं, वो तो दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। हाँ, मिनिएचर पेंटिंग्स। जी, ये भारत की पुरानी चित्रकला की परंपराओं और मध्य एशिया व ईरान यानी फारस की शैलियों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल थी। हुमायूं जब ईरान से निर्वासित जीवन बिताकर भारत लौटे तो अपने साथ 2 माहिर ईरानी चित्रकार अब्दुस समद और मीर सैयद अली को भी लाए थे। अच्छा, वहीं से शुरुआत हुई। हाँ, इन्हीं उस्तादों ने भारत में मुगल चित्रशाला की बुनियाद डाली और कई भारतीय कलाकारों को सिखाया और प्रेरित किया। इन छोटे चित्रों में, इन मिनिएचर्स में आमतौर पर क्या दिखाया जाता था? किस तरह के विषय होते थे? ये चित्र ज्यादातर धर्म निरपेक्ष यानी गैर धार्मिक विषयों पर बनते थे। इनमें शाही दरबार की शानो शौकत, बादशाहों के चेहरे मतलब व्यक्ति चित्र या पोर्ट्रेट, शिकार के नज़ारे, लड़ाइयों के दृश्य, ऐतिहासिक घटनाएं और कभी-कभी किताबों की कहानियों को भी चित्रित किया जाता था। इन चित्रों की सबसे बड़ी खासियत थी इनकी बारीकी, मतलब कमाल की डिटेलिंग होती थी। कितनी बारीक? कहा जाता है कि बारीक लाइनें बनाने के लिए कभी-कभी गिलहरी के एक बाल से बने ब्रश का भी इस्तेमाल होता था। एक बाल से? वाह। हाँ, और चित्रों के किनारों को अक्सर सुनहरे रंग और सुंदर लिखावट यानी कैलीग्राफी से सजाया जाता था। ये काम अकेले नहीं होता था, बल्कि इसमें कई लोग मिलकर काम करते थे। कोई रंग बनाता था, कोई कागज तैयार करता था, कोई शुरुआती खाका बनाता था, तो कोई उसमें रंग भरता था। एक टीम वर्क था पूरा। और जहांगीर के दौर को तो मुगल चित्रकला का सुनहरा दौर, गोल्डन एज कहा जाता है। ऐसा क्यों?
बिल्कुल सही। जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा, वो खुद कला के बड़े जानकार और संरक्षक थे। पारखी थे बिल्कुल। अच्छा, उनके वक्त में मुगल चित्रकला अपनी बुलंदी पर पहुंच गई। जहांगीर को यथार्थवाद मतलब रियलिज्म बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि चित्र एकदम असली दिखें। उन्होंने यूरोपीय चित्रकला की तकनीकों जैसे तेल रंगों का इस्तेमाल और एक बिंदु से दूरी दिखाने का तरीका यानी सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव उसको भी अपनाने के लिए बढ़ावा दिया। ये बात भी दिलचस्प है कि वे कलाकारों को अपने साथ सफर पे भी ले जाते थे। ये क्यों? हाँ, ये उनकी एक खासियत थी। वो अक्सर चित्रकारों को अपने साथ शाही दौरों, शिकार अभियानों और त्योहारों पर ले जाते थे ताकि वे उन घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर हूबहू बना सकें। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। हाँ, अच्छा, ताकि रियलिज्म आए। बिल्कुल। उनकी आत्मकथा है तुज़ के जहांगीरी या जहांगीरनामा। उसमें बहुत से बेहतरीन चित्र हैं जो लिखी हुई बातों को एकदम जीवंत कर देते हैं। जहांगीर को चित्रों के एल्बम बनवाने का भी बहुत शौक था, जिन्हें मुरक्का कहते थे। इनमें वे अपने पसंदीदा चित्र और सुलेख के नमूने इकट्ठा करवाते थे। जहांगीर के बाद शाहजहां के दौर में चित्रकला कैसी रही? क्या उसमें कुछ बदलाव आया? शाहजहां, जिनका शासनकाल 1628 से 1658 तक था, उनके समय में जोर चित्रकला से ज्यादा वास्तुकला मतलब इमारतें बनवाने पर हो गया। हाँ, वो तो जाहिर है। चित्रकला बंद नहीं हुई, लेकिन उसमें जहांगीर के जमाने जैसी स्वाभाविकता और जिंदा दिली थोड़ी कम हो गई। शैली थोड़ी ज्यादा औपचारिक, फॉर्मल और थोड़ी सख्त सी हो गई। हालांकि बनाने का हुनर वैसा ही शानदार रहा। अच्छा। रंगों का इस्तेमाल बहुत चमकीला और गहनों की तरह होने लगा। विषय अक्सर शाही शान शौकत या निजी पलों के होते थे, जैसे बागों में प्रेमी जोड़े, संगीत की महफिल वगैरह। गोवर्धन और विचित्र जैसे चित्रकार, जिन्होंने जहांगीर के समय में काम शुरू किया था, वो इस दौर में भी सक्रिय रहे। और फिर औरंगजेब? औरंगजेब के समय में शाही मदद कम होने की वजह से चित्रकला का स्तर थोड़ा गिरने लगा। और अब आते हैं वास्तुकला पर। शाहजहां के जमाने को तो इमारतों का सुनहरा दौर कहा ही जाता है। उन्हें इंजीनियरिंग किंग तक कहा गया है। हाँ, ये उपाधि उन पर खूब सजती है। मुगल वास्तुकला अपने आप में भारतीय, ईरानी, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक अद्भुत मिला-जुला रूप है। अवट का काम। अकबर के दौर में बनी कुछ खास इमारतों के बारे में बताइए। उन्होंने भी तो काफी कुछ बनवाया था। हाँ, अकबर ने इमारतों बनवाने में बड़ी दिलचस्पी ली। उनके समय की कुछ सबसे अहम इमारतें हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इसे हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था और इसका नक्शा एक ईरानी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास ने बनाया था। अच्छा। इसे भारत की जमीन पर बना पहला बड़ा मुगल मकबरा माना जाता है और कहा जाता है कि ताजमहल की प्रेरणा भी कहीं ना कहीं यहीं से ली गई। अरे वाह। फिर है आगरा का किला, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके अंदर जहांगीरी महल और मोती मस्जिद, जो बाद में शाहजहां ने बनवाई, जैसी खूबसूरत इमारतें हैं। और बेशक फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा बसाई गई पूरी की पूरी राजधानी, जिसमें बुलंद दरवाजा है, जो गुजरात जीतने की याद में बना। हाँ, बुलंद दरवाजा। पंचमहल है और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का खूबसूरत सफेद संगमरमर का मकबरा है, जिसमें पत्थर की जाली का लाजवाब काम देखने को मिलता है। और फिर आया शाहजहां का दौर, जिसे संगमरमर का दौर भी कह सकते हैं। लाल पत्थर की जगह सफेद मार्बल। एकदम सही। शाहजहां के जमाने में लाल बलुआ पत्थर की जगह सफेद संगमरमर का इस्तेमाल बहुत आम हो गया। इमारतों को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए छतों और दीवारों पर सोने, चांदी और कीमती रत्नों और पत्थरों को जड़ने का काम, जिसे पच्चीकारी या पिएट्रा डूरा कहते हैं, वो बड़े पैमाने पर किया गया। और जाहिर है ताजमहल, उसके बिना तो बात अधूरी है। ताजमहल शाहजहां की सबसे मशहूर और शायद सबसे खूबसूरत रचना। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया ये मकबरा करीब 1630 में बनना शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे, 1653 तक। 22 साल। जी हाँ, कहा जाता है कि इसे बनाने में 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया था। ये पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है और इसमें ईरानी वास्तुकला का असर साफ दिखता है, खासकर इसका वो प्याज जैसा गुंबद और चारों कोनों पर बनी मीनारें। हाँ, वो सिमेट्री कमाल की है। बिल्कुल। इसका संतुलित डिजाइन और चारों तरफ बना चार बाग शैली का बगीचा इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
आज इसमें मुमताज महल और शाहजहां दोनों की कब्रें हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी शाहजहां की ही देन है। जी हाँ, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर दिल्ली बसाई, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया, और वहां यमुना किनारे लाल किले का निर्माण करवाया, जो 1638 से 1648 तक यानी करीब 10 साल में बनकर तैयार हुआ। इसके अंदर आम लोगों के लिए दीवाने आम, खास लोगों के लिए दीवाने खास, रंग महल और मोती मस्जिद, ये वाली औरंगजेब ने बनवाई थी, जैसी कई शानदार इमारतें हैं। और जामा मस्जिद? दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी। इसका निर्माण 1644 से 1656 तक लगभग 12 साल चला। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। हाँ, बहुत बड़ी है। जिसके बड़े से सहन यानी आंगन में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और वो मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, उसका क्या हुआ? वो भी शाहजहां ने बनवाया था। हाँ, मयूर सिंहासन भी शाहजहां के ही हुक्म पर बनाया गया था। ये सोने और बेशकीमती हीरो जवाहरातों से जड़ा एक लाजवाब सिंहासन था। कहते हैं कि इसकी पीठ पर 2 नाचते हुए मोर बने थे, इसीलिए इसे मयूर सिंहासन कहा गया। कहाँ रखा था इसे? इसे पहले आगरा किले में रखा गया, फिर दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में लाया गया। लेकिन 1739 में जब ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, तो वो लूट के माल के साथ मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ईरान ले गया। ओह, तो वो ईरान चला गया। जी, इनके अलावा भी कई खूबसूरत इमारतें बनी, जैसे आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा, जिसे नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। इसमें भी पच्चीकारी का बहुत सुंदर काम है और इसे बच्चा ताज भी कहते हैं। अच्छा। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, जिसकी खासियत है कि उस पर गुंबद नहीं है, और औरंगजेब ने लाहौर में विशाल बादशाही मस्जिद बनवाई। ये सब इमारतें मुगल वास्तुकला की शान और विविधता दिखाती हैं। अब जो बात आती है वो वाकई थोड़ी सोचने वाली है। साम्राज्य हमेशा एक जैसे ताकतवर नहीं रहते। औरंगजेब के शासनकाल 1658 to 1707 में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंच गया था। लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उसका परचम लहरा रहा था। ये बात सही है कि औरंगजेब के वक्त साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला हुआ था, लेकिन विडंबना देखिए, यही फैलाव और औरंगजेब की कुछ नीतियां, जैसे कि दक्कन की सल्तनतों के खिलाफ दशकों तक चले लंबे और बहुत महंगे युद्ध, हाँ, वो दक्कन के युद्ध, और उनकी कुछ हद तक धार्मिक असहिष्णुता की नीति, जैसे जजिया कर को फिर से लागू करना, आखिरकार साम्राज्य के लिए ही नुकसानदेह साबित हुई। किस तरह से? मतलब कैसे नुकसान हुआ? देखिए, इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था, जो पहले से ही दबाव में थी, वो और ज्यादा चरमरा गई। अच्छा। क्योंकि जागीरें कम थीं और मनसबदार बहुत ज्यादा हो गए थे। इसे बेजागीरी का संकट कहते हैं। शाही खजाने पर बढ़ते बोझ और कुछ धार्मिक नीतियों की वजह से मराठा, सिख और राजपूत जैसी जो क्षेत्रीय ताकतें थीं, उन्होंने और जोर शोर से मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसने साम्राज्य की नींव को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया था। पानीपत की लड़ाइयों का भी मुगल इतिहास में एक खास मुकाम है। पहली लड़ाई ने तो साम्राज्य की बुनियाद रखी, लेकिन दूसरी और तीसरी लड़ाई, उनका क्या महत्व रहा? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। ये लड़ाई अकबर, जिसकी सेना का नेतृत्व तब उसके संरक्षक बैरम खान कर रहे थे, और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। हाँ, हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था और उसने कुछ समय के लिए दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। लड़ाई के दौरान अचानक हेमू की आंख में एक तीर लग गया, जिससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वो हार गया। इस जीत ने भारत में मुगल सत्ता को निर्णायक रूप से स्थापित कर दिया। अच्छा, तो ये बहुत क्रूशियल थी। और तीसरी लड़ाई, वो तो काफी बाद में हुई थी, 1761 में। हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। तब तक मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। ये लड़ाई मुख्य रूप से अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और उत्तर भारत में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे मराठों के बीच लड़ी गई थी। मुगल कहाँ थे इसमें? मुगल बादशाह उस समय नाम के ही शासक थे और लड़ाई में उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। पर इस जंग के नतीजे बहुत दूर तक असर डालने वाले साबित हुए। इसमें मराठों की बहुत बुरी हार हुई। इसका क्या असर पड़ा फिर, अगर मुगल शामिल नहीं थे तो? मराठों की हार ने
उत्तर भारत में उनके दबदबे को गहरा झटका दिया और उनकी सैनिक ताकत को बहुत कमजोर कर दिया। इससे उत्तर भारत में एक तरह का शक्ति का खालीपन मतलब पावर वैक्यूम पैदा हो गया, जिसका फायदा आखिरकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। मराठों की हार की कई वजहें थीं, जैसे उनके सेनापति सदाशिवराव भाऊ की कुछ कूटनीतिक गलतियां, राजपूतों और जाटों जैसी स्थानीय ताकतों का उन्हें साथ ना देना और अब्दाली की बेहतर सैनिक रणनीति। अच्छा। और फिर आखिरकार साम्राज्य का पतन, डिक्लाइन। हाँ, औरंगजेब की मौत 1707 में हुई। उसके बाद गद्दी के लिए लगातार लड़ाइयां हुई, जिससे दिल्ली की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती गई। फिर नादिर शाह का हमला हुआ 1739 में। वो लूट। और फिर अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को कई बार लूटा और साम्राज्य की बची खुची इज्जत और ताकत को लगभग खत्म कर दिया। धीरे धीरे मुगल बादशाह सिर्फ नाम के शासक रह गए। पहले वे अपने ही दरबारियों के हाथों की कठपुतली बने, फिर मराठों के साये में रहे और आखिर में अंग्रेजों के पेंशन पाने वाले बन गए। 1857 का जो विद्रोह हुआ, पहला स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। बर्मा। हाँ, बर्मा, अब म्यांमार। वहीं 1862 में उनकी मौत हो गई और इसी के साथ मुगल राजवंश का पूरी तरह से अंत हो गया। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे मुगल साम्राज्य एक बहुत ही व्यवस्थित, सोफिस्टिकेटेड प्रशासनिक ढांचे पर खड़ा था। इसमें मनसबदारी और दहसाला जैसी व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। हमने ये भी देखा कि कैसे अकबर ने धर्मों के बीच तालमेल बिठाने और सहिष्णुता यानी सुलह कुल, दीन इलाही, जजिया हटाना, इसकी एक अनोखी कोशिश की। और कैसे जहांगीर के जमाने में चित्रकला और शाहजहां के दौर में वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची, जिसने हमें ताजमहल जैसी दुनिया की अनमोल धरोहरें दी। ये कला और वास्तुकला भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई शैलियों का एक लाजवाब संगम थी। लेकिन साथ ही हमने ये भी समझा कि कैसे अंदरूनी चुनौतियां जैसे गद्दी की लड़ाइयां, वो जागीरदारी का संकट और औरंगजेब की विस्तारवादी और कुछ हद तक कठोर धार्मिक नीतियां, बाहरी हमले जैसे नादिर शाह, अब्दाली और बदलती हुई राजनीतिक ताकतें जैसे मराठों और अंग्रेजों का उभार, इन सब ने मिलकर इस विशाल साम्राज्य को आखिरकार ढा दिया। बिल्कुल। पर मुगलों की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे आसपास जिंदा है। उनकी शानदार इमारतों में, हमारे खाने में मुगलई व्यंजन कितने मशहूर हैं। हाँ, बिरयानी। हाँ, हमारी जबान में, उर्दू भाषा को बनाने संवारने में उनका बड़ा योगदान रहा। और हमारी पूरी संस्कृति में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई प्रभावों के मेल के रूप में उनकी छाप दिखती है। आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, एक क्या होता अगर वाला सवाल। हाँ, और वो सवाल ये है कि इतिहास कितना अलग हो सकता था। सोचने वाली बात है कि अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई का नतीजा मराठों के हक में होता, या अगर औरंगजेब की नीतियां अकबर की तरह ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाली, ज्यादा समावेशी और सहिष्णु होती, तो क्या आज भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा, इसकी सियासत और शायद इसका सांस्कृतिक ताना बाना भी कुछ और होता? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं और फैसलों के लंबे, दूरगामी असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिनकी हमने आज बात